Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today the topic of our lecture is chemical coordination. Before going toward this lecture, we should discuss our last lecture, that was sonoreceptor. Dear student, last lecture में हमने सोनोरिसेप्टर के बारे में पढ़ा, तो उसको मैं आपको फिर समराइज़ कर देता हूँ एक बार डायग्राम के ज़रिए। जो सोनो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, उसका जो आर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर, तो वो एयर होता है। अब ह्यूमन एयर जो है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसे थी, उसके फंक्शंस, उसके डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस वगैरह, वो सारा मैंने आपको डिस्कस किया था। आज इस डायग्राम के ज़रिए आपको मैं दोबारा जो है समराइज़ कर देता हूँ। हमने कहा था कि जो ह्यूमन एयर होता है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तक जो था वो उसको हम आउटर एयर बोलते थे, और ये जो है इसको हम मिडल एयर, और इससे आगे जो है ये ओवल विंडो है जो है, इससे आगे जो है ये हमारा इनर एयर आ जाता है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर उसके बाद जो आउटर है एयर है उसको भी आगे फर्दर जो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो बाहर एक्सटर्नल एयर जो हमें नज़र आ रहा होता है इसको हम पेना बोलते हैं, और उसके बाद जो एक कैनाल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनवर्ड जा रही होती है तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। और लास्ट में जाकर जहाँ पे वो ट्यूब या वो कैनाल ख़त्म होती है वहाँ पे एक एयर ड्रम होता है, लाइक जिस तरह आप वो ओनियन का वो छिलका सा होता है ना, वो आप देखें उस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल बारीक सा होता है ये एयर ड्रम। और इसको हम टेम्पेनम भी बोलते हैं। ये यहाँ तक जो है ये हमारे पास आउटर एयर आ जाता है। इसके बाद फिर आगे जो है मिडल एयर स्टार्ट हो जाता है। फिर मिडल एयर के अंदर हमने कहा कि एक ये वाली जो बोन है ये टाइनी बोन्स होती है, मतलब बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो बोन्स होती हैं ये एयर के अंदर पाई जाती हैं, और ये 3 बोन्स होती हैं। वैसे तो हम इनको अगर कलेक्टिवली अगर आपसे पूछें कि इसका नाम क्या है इन बोन्स का, तो आप ऑसिकल्स बोलेंगे, लेकिन इनको फर्दर अगर आगे डिवाइड करें तो वो 3 पार्ट्स में होती है। एक को हम मेलिस बोलते हैं, दूसरा जो है इंकस, और तीसरी स्टेपिस जो है। ये हमारे पास मिडल एयर आ जाता है, और ये हमारे पास एक कैविटी सी होती है, और यहाँ पे इसी कैविटी के ये साथ जो है यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो फेरिंग्स के साथ जो है आगे कनेक्टेड होती है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा ये हमारे पास पार्ट है एयर का, वो यहाँ से आगे ओवल विंडो से स्टार्ट हो जाता है, और ये भी आगे फर्दर पार्ट्स पे में एक ये जो अपर पार्ट होता है ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये ओवल विंडो इसको हम बोलते हैं। और ये जो है सराउंडेड हो इस तरह इनवर्ट सराउंडेड हुई होती है, इसको हम कॉक्लिया बोलते हैं। और यहाँ से कॉक्लिया से कुछ नर्व्स अराइज हुई होती हैं जो पीछे जाकर सेंसरी नर्व के साथ अटैच होती है, उनको हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं। और ऊपर जो इनके साथ जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इनके साथ भी जो है नर्व अराइज हुई होती हैं जो मैसेज लेकर जाती हैं सेंसरी नर्व की तरफ, और सेंसरी नर्व आगे मैसेज कैरी करती है ब्रेन की तरफ। ये मैंने आपको जस्ट उसके पार्ट्स बताए। अब इनके फंक्शन को देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं एक बार फिर कि पिना का काम क्या था कि बाहर से जितनी भी मैक्सिमम साउंड रेज हैं उनको कलेक्ट करके अंदर भेज देना। यहाँ पे जिस तरह ऑडिटरी कैनाल है इसके ज़रिए ये एक पैसेज प्रोवाइड करती है इसको, यहाँ पे जो आगे साउंड जा रही थी उसको एक पैसेज प्रोवाइड करती है, एयर जो साउंड वेव्स होती हैं उनको। फिर इसके अंदर आगे एयर ड्रम का काम होता है कि ये एक बारीक सी जो मेम्ब्रेन होती है इसका काम होता है, ये जब बाहर से साउंड जाकर उसको टकराती है तो ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं आगे ये जो ऑसिकल्स की बोन्स होती हैं ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाती हैं यहाँ। और फिर इस तरह ये आगे जो है ये स्टेपीज, ये मेलिस आगे 3 जो बोन्स है मेलिस इंकस और स्टेपीज, ये इसी तरह वाइब्रेट करती हैं। फिर ये जो कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड के साथ ये स्टेपीज जब उस पर वो वाइब्रेट करवाता है उसको, तो इसकी वाइब्रेट की वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड है ये सर्कुलेट करना स्टार्ट कर जाता है कॉक्लिया के अंदर। और कॉक्लिया के अंदर जो है हमने कहा था हेयर सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम हेयर सेल्स बोलते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं
जो मतलब कि बाहर से वेव्स को रिसेप्ट करते हैं, साउंड को रिसेप्ट करते हैं। तो फिर जब वो सेल्स बैंड होते हैं उस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से, तो वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होती है और वो इम्पल्स सीधी ऑडिटरी नर्व के ज़रिए सेंसरी नर्व के पास जाती है और सेंसरी नर्व से आगे ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन फिर हमें रिस्पॉन्ड करता है कि किस किस्म की आवाज़ आपने सुनी, आइदर इट इज़ लाउड और लो, वेदर इट इज़ बैड और गुड, कि किसी तरह की भी साउंड हो वो फिर आपका जो है ब्रेन डिसीजन करता है कि किस तरह की ब्रेन है। बहरहाल यहाँ से ये मैसेज लेकर जाता है ब्रेन की तरफ। और ऊपर जो आसिकल वाला पार्ट है इसमें आप देखें, ये जो है इसमें यही फ्लूइड जब मूव करता है इनके अंदर भी जो हेयर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की वजह से कैनाल के अंदर जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है ना, तो जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से वो सेल बैंड होते हैं और बैंड होने से जो है वो इम्पल्स जनरेट होती है और वो इम्पल्स इन सेमी सर्कुलर कैनाल से एक नर्व राइज होती है, उसके ज़रिए सेंसरी नर्व और आगे फिर ब्रेन की तरफ जाती है। ये पार्ट जो होता है ये बैलेंस ऑफ द बॉडी उसमें हेल्प करता है, उसको मेंटेन करता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था और अब हम आज जो नया टॉपिक है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसको देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो तब से आप सुनते आ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस टाइम आपने पढ़ा होगा, सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, मैंने भी डिस्कस किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन का। फिर अब देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या है और किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये कंडक्ट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यू स्टडीड वेरियस टाइम अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द स्टार्ट ऑफ चैप्टर। वही बात कि आपने चैप्टर के स्टार्ट में ही केमिकल कोऑर्डिनेशन को, वहाँ जस्ट आपने डिफिनेशन पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। दिस कोऑर्डिनेशन इज़ डन थ्रू स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों बोलते हैं? ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंडक्ट होती है और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब समझ आ गई कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इसको इस वजह से बोलते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं, उनकी वजह से ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर होती है और वो जो केमिकल्स हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। इन एनिमल्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस। कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स जो जानवर हैं वो भी आते हैं। कहते हैं कि उनके अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। अब ग्लैंड्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा जो होता है वो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो पहला मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, कि इनके पास कोई ऐसी वो डक्ट्स वगैरह या कैनाल या ट्यूब नहीं होती जिनके ज़रिए ये अपनी जो एक्सक्रीशन करते हैं उसको रिलीज़ करते हैं फिर आगे उसके ज़रिए किसी जगह पे ये पहुंचा सकें, बल्कि ये इनका उस तरह का डक्ट्स वाला सिस्टम नहीं होता, कोई वेसल्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जबकि दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास जो है डक्ट्स होती हैं, उनके पास ट्यूब्स होती है, जब वो अपनी सिक्रीशन करते हैं तो उन ट्यूब्स के ज़रिए अपने टारगेट साइट या जो उनका एक्शन साइट होती है वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो इनको एंडोक्राइन या डक्टलेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज डू नॉट हैव डक्ट आर ट्यूब टू रिलीज देयर सिक्रीशन एट द साइट ऑफ एक्शन आर टारगेट साइट। ये तक कि इनके पास डक्ट्स या ट्यूब नहीं होती जिनकी वजह से इनकी जो सिक्रीशन है वो उस जगह पे टारगेट साइट पे नहीं पहुंचा सकते। अब जब इनके पास डक्ट्स नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो ये फिर किस तरह अपनी सिक्रीशन आगे अपने टारगेट साइट या एक्शन साइट को पहुंचाएंगे? तो अब ये देख रहे हैं, रिलीज इन द ब्लड विच कैरी इट टू टिश्यू और आर्गन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। अब पैसेज नहीं है इनके पास रास्ता नहीं है कि किसी तरीके से ये जहाँ पे जो हमें हार्मोन चाहिए उस पे पहुँचाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, उनको कोई हार्मोन चाहिए तो वो किस तरह हम भेजेंगे? ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है किस तरह भेजेंगे? ये क्या करेंगे, जो हार्मोन रिलीज़ करेंगे वो ब्लड के अंदर जो है रिलीज़ करेंगे, तो फिर वहाँ से ब्लड के साथ ये कैरी होकर जो नर्वस टिश्यू है उनके पास चला जाएगा और फिर नर्वस टिश्यू के साथ वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और वहाँ पे ये एक्शन करेगा। इसके अलावा किसी और जगह पे ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। या आर्गन है, किसी आर्गन में चाहिए तो वहाँ भी ये शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है और फिर सर्कुलेट कर रहा होता है, जहाँ चाहिए होती है जो चीज़ वहाँ पे जाकर वो अपना एक्शन शो करती है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास?
Hormones are organic compounds produced in the endocrine glands and poured directly into the blood and transported to respective tissue or organs where they affect. कहते हार्मोन्स होते क्या हैं? ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पैदा होते हैं, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पोर्ड, किस वो हम कहते हैं कि उसमें डाल देना किसी चीज़ में या धकेल देना, एंड पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और उसको पोर्ड डाल देते हैं ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू रिस्पेक्टिव टिश्यू और ऑर्गन वेयर दे अफेक्ट। कहते हैं कि जब ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, तो फिर ये इसको ग्लैंड जो है वे इसको डायरेक्ट उसको रिलीज़ कर देते हैं ब्लड के अंदर डायरेक्टली, और फिर वहाँ से ब्लड क्या करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है रिस्पेक्टिव टिश्यूज़ और आर्गन्स की तरफ, जहाँ पे ये जाकर अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं, जहाँ पे जाकर इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ये होते हैं हमारे पास हार्मोन्स। अगर आपसे कोई पूछे हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आपने ये कहना है हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस in the endocrine glands and poured directly into blood and transported to respective tissues or organ where they affect। हार्मोन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, और ब्लड्स के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होते हैं रिस्पेक्टिव टिश्यू और ऑर्गन को, जहाँ पे जाकर इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। फिर डू नॉट इनिशिएट any new biochemical reaction but produce their effect by regulating reaction। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखें, अब ये हार्मोन्स क्या जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वहाँ पे कोई नया रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं या कोई अलग से कोई रिएक्शन स्टार्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये कोई नया रिएक्शन वहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, बल्कि वो जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ होता है उसको रेगुलेट करते हैं अपने इफेक्ट की वजह से। Do not initiate any new biochemical reaction but produce their effect। अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं बाय रेगुलेटिंग द रिएक्शन, उस रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके। ये वहाँ पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं करते और ना किसी रिएक्शन में उस रिएक्शन का हिस्सा होते हैं, बल्कि उस रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं ये। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है हार्मोन स्टिमुलेट और इनहिबिट द फंक्शन। उसके बाद दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टी, पहले ये कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई नया स्टार्ट नहीं करते, बल्कि उसी जो रिएक्शन परफॉर्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं अपने इफेक्ट की वजह से। और दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि स्टिमुलेट और इनहिबिट द फंक्शन। ये फंक्शन को स्टिमुलेट मतलब उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसको तेज़ भी कर सकते हैं, और इनहिबिट और उसको रोक भी सकते हैं। Also control long-term changes in the body, rate of metabolic activity, rate of growth, sexual maturity। कहते इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं ये लॉन्ग टर्म चेंजेस जो बॉडी के अंदर होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। किस तरह देखें, जिस तरह रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके रेट को ये कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेट ऑफ ग्रोथ के मतलब हमारी जो ग्रोथ हो रही है इसके रेट को, इसको भी ये कंट्रोल करते हैं। फिर इसके अलावा सेक्शुअल मैच्योरिटी, जो सेक्शुअल मैच्योरिटी वेदर इन मेल और फीमेल, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट हार्मोन्स और केमिकली प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं ये केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। क्या इससे ये साबित हुआ कि हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, बट सम आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स। कहते हैं कि कुछ जो है डेरिवेटिव हैं फैटी एसिड्स के। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमारे पास एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है डेरिवेटिव। अब जिस तरह देखें, एक चीज़ बनी हुई है उससे आगे डिराइव होकर एक नई चीज़ बन जाना, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि लिपिड, और लिपिड में फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड जो है वो लिपिड का डेरिवेटिव है, उससे बनता है ना। फिर अब जब हम लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये डेरिवेटिव है लिपिड का। इसी तरह कहते हैं कि फैटी एसिड जो है बट सम आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। कुछ ऐसे हैं हमारे पास जो फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, जिस तरह स्टेरॉइड्स है हमारे पास, ये एक लिपिड है। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे बायोकेमिस्ट्री की जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा लिपिड की टाइप्स, और फिर उसके अंदर फैटी एसिड्स और फिर स्टेरॉइड्स। आपको वहाँ पे ये जाकर आपको क्लियर, यहाँ आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि ये फैटी एसिड जो होते हैं ये हमारे पास
ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक्चुअली, और इसके अंदर, और ये दूसरा स्टेरॉइड्स, ये लिपिड्स की हमारे पास एक टाइप है। तो वहाँ जाकर आपको डिटेल से ये पढ़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया अब आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि इंसान के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कौन से हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कहता है कि इंसान के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो 20 डिफरेंट ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। Here we will study some important gland and their हार्मोन। कहता है कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पढ़ेंगे और उनके हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड को बोलते हैं। जो ग्लैंड सिक्रीट कर रहा होता है उसको हम हार्मोन बोलते हैं। अब देखते हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है। जो हम जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी ब्रेन की, ये देखें, इसमें यहाँ ये पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे पास मिड ब्रेन होता है ना, इसके साथ बिल्कुल ये नीचे इस साइड पे ये वाला जो रीजन जो है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे ये पाया जाता है, इसकी लोकेशन ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं। कहता है कि ये ओवल इन स्ट्रक्चर अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये ओवल इन स्ट्रक्चर ओवल होता है और हाइपोथैलेमस के साथ जो है अटैच हुआ होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ओवल इन स्ट्रक्चर एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इसके बाद इसके अगर साइज़ की बात की जाए तो इट्स साइज इज़ अबाउट द साइज ऑफ सीड ऑफ पी। कि इसका जो साइज़ है वो एक, आप ये जो पी होता है ना मटर, इसके एक सीड को देखें तो इसके साइज़ के मुताबिक इसका है, तकरीबन इतना इसका साइज़ होता है। एंड वेट अबाउट 0.5 ग्राम इन एडल्ट्स। कहते कि इसका जो वेट है वो एडल्ट्स के अंदर जो है 0.5 ग्राम होता है। अब एडल्ट्स यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, अब इसको देखते हैं एडल्ट्स। अब देखें, जब मैच्योरिटी आ जाती है बंदे के अंदर तो वो एडल्ट बन जाता है। पहले चाइल्डहुड होता है कि जब वो मैच्योर नहीं हुआ होता, जब मैच्योर होता है तो वो एडल्ट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की एज है। इससे आगे एडल्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उससे आगे जो बंदा उसको हम एडल्ट बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। कि ये जो जितने भी ग्लैंड हैं उनका ये मास्टर होता है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये जितने, इसको मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं कि ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 2 लोब्स होते हैं। इट कंटेन्स 2 लोब्स, वन इज़ इंटीरियर एंड सेकेंड वन इज़ पोस्टीरियर। 2 लोब्स होते हैं, एक को इंटीरियर बोलते हैं और दूसरे को पोस्टीरियर। अब पहले को देखते हैं इंटीरियर लोब जो होता है वो क्या है और उसके कौन से फंक्शंस हैं। इंटीरियर लोब्स सिक्रीट्स फॉलोइंग हार्मोन्स। जो इंटीरियर लोब्स होता है वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन वो सिक्रीट करता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। इंक्रीज द सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स एंड प्रोमोट ग्रोथ। अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। अब यहाँ पे एक सोमैटिक सेल की टर्म यूज हुई है। हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स वो होते हैं जो हमारे आगे जाकर ये स्पर्म्स या ओवरी जो है ये बनाते हैं फीमेल के अंदर, और दूसरे जो डिवीजन आगे जाकर ग्रोथ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। जबकि जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं, जिस तरह देखें आपके नेल्स हैं, आपके हैंड्स हैं, आपके फीट है या आपके हेयर्स हैं, जितने भी जो रिप्रोडक्शन आर्गन के अलावा जो स्पर्म्स और उसके ओवरी के बाद ओव्यूल के अलावा जितने भी आपके सेल्स हैं इनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। सोमा मीन बॉडी होता है, सोमा मीन बॉडी, तो इसका मतलब जितने भी बॉडी के सेल्स होंगे उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलेंगे। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है और प्रोमोट्स ग्रोथ, और ग्रोथ जो है उसको प्रोमोट करते हैं। मोर इन चाइल्डहुड बट नॉर्मल इन एडल्ट।
क्योंकि देखें जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसको उसकी जो ग्रोथ होती है वो तेज़ होती है, तो उस वक्त उसे जो इस हार्मोन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ग्रोथ हार्मोन की, तब ये उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जबकि नॉर्मल एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल होती है। इफ़ secreted in excess during early life result in disorder gigantism under secretion dwarfism in which a child body does not grow। कहते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस लाइफ के अर्ली स्टेजेस के अंदर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो एक डिसऑर्डर काज होता है जिसको गिगांटिज्म बोलते हैं। एक डिसऑर्डर है जिसको गिगांटिज्म बोलते हैं। ये क्या होता है कि इस दौरान लाइफ के अर्ली स्टेजेस के दौरान ये जो इसकी सिक्रीशन है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम गिगांटिज्म बोलते हैं। अब दूसरी जो है अंडर सिक्रीशन, ये तो ज़्यादा हो जब तो उस वक्त ये डिसऑर्डर होता है जिसको हम गिगांटिज्म बोलते हैं। दूसरा जो है अगर इसकी सिक्रीशन कम हो तो उस वक्त डिवार्फिज्म होते हैं इन विच चाइल्ड बॉडी डज नॉट ग्रो, उसके अंदर जो चाइल्ड बॉडी होती है वो ग्रो नहीं कर रही होती। ये पहला ग्रोथ हार्मोन था। दूसरा जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH इसको बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी सेक्रीशन को जो कंट्रोल करता है। कंट्रोल डेवलपमेंट एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट और सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को जो है ये कंट्रोल करता है। और थायराइड हार्मोन की जो सेक्रीशन है उसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। ये नेक्स्ट आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये जो नेक्स्ट है हमारे पास इसको ACTH बोलते हैं, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब इसका क्या फंक्शन है, एक्ट्स ऑन कार्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनल हार्मोन। ये क्या करता है कि जो कार्टेक्स पार्ट होता है कार्टेक्स पे एड्रीनल ग्लैंड के अफेक्ट करते हैं, एक्ट करता है और रिलीज़ करता है एड्रीनल हार्मोन। ये हमारी किडनी के साथ रिलेटेड है। आपने पिछले चैप्टर में सर ने आपको पढ़ाया होगा एड्रीनल के सारे पार्ट्स, उसमें जो कार्टेक्स होता है उसका पार्ट उस पर ये एक्ट करता है और एड्रीनल ग्लैंड की हार्मोन जो सिक्रीशन होती है उसको रिलीज़ करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसको बोलते हैं, नीडेड टू रिलीज एग सेल फ्रॉम ओवुलेशन इन फीमेल एंड in male it stimulate the testes to produce sex hormones। इसके अलावा देखें ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है कि ये ज़रूरत होता है फीमेल के अंदर एक सेल को रिलीज़ करने के लिए, और मेल के अंदर जो है ये जो स्पर्म सेल्स होता है उसको रिलीज़ करने के लिए ये जो टेस्टिस होती हैं उनको वहाँ पे स्टिमुलेट करती है ताकि स्पर्म्स या जो सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस कर सके। ये फीमेल के अंदर ये जो एक सेल होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरा जो है मेल के अंदर जो टेस्टिस है इसको स्टिमुलेट करती है सेक्स हार्मोन्स या स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है। और ये किसकी सेक्रीशन है, हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड उसकी ये है। आगे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद ये था हमारे पास एंटीरियर लोब। इसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब कौन सा होता है, जो बैक साइड पे, एंटीरियर जो है वो सामने और पोस्टीरियर बैक साइड पे जो होते हैं। अब सिक्रीट्स फॉलोइंग हार्मोन्स, ये क्या करता है, फॉलोइंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इफेक्ट द रीनल ट्यूब्यूल्स टू रीअब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कहते हैं कि ये दोबारा जो है जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है उसको अफेक्ट करता है और दोबारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, आपने किडनी की जो स्ट्रक्चर पड़ी हुई है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पड़ा होगा, उससे दोबारा इसको लार्ज अमाउंट में ये रीअब्जॉर्ब करता है। और लास्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन जो है, ये लास्ट हमारे पास हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। ये जो है इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रैक्ट द यूटिरस मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखें जब एक बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो उस वक्त जो
मदर का यूटिरस होता है उसके मसल्स को ये ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ये कंट्रैक्ट करता है, ताकि जो बच्चे की डिलीवरी है उसमें जो मदर है उसको इजी फील हो सके, उसको मतलब वो आसानी से अपने बच्चे की जो बर्थ है उसको कर सके। इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसके अलावा ये मिल्क का जो फ्लो है ब्रेस्ट से उसको भी ये स्टिमुलेट कर रहा होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब ये लैक्टेशन पीरियड, वो जो मिल्क जब सेक्रीट या फ्लो हो रहा होता है उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, उस दौरान ये उसको स्टिमुलेट करता है। एक तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त यूटिरस के मसल्स को ये कंट्रैक्ट करता है, और दूसरा जब लैक्टेशन का पीरियड होता है तो उस दौरान ये मिल्क को फ्लो करने में ये स्टिमुलेट करता है। ये हमारा आज के लेक्चर था। दोबारा हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने आज केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन वो होती है जो केमिकल्स के ज़रिए होती है, और स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। एनिमल के अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होता है जो डक्ट लेग्स के बगैर होता है, डक्ट लेग्स होते हैं जिनके में डक्ट नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन जो होती है हैविंग डक्ट्स, उनके अंदर जो डक्ट्स होती हैं। फिर इसके अलावा हमने आगे इसकी फर्दर जो है दो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो एंडोक्राइन ये जो हार्मोन्स होते हैं कि हार्मोन्स किस तरह, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं इनकी जो डक्ट्स नहीं है तो फिर किस तरह ये ब्लड के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ टारगेट साइट को पहुँच के वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। फिर हमने ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो 20 डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पे मुश्तमिल है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। one of the most important hormone of endocrine gland is the pituitary gland. The pituitary gland is one of the most important gland, and it is called the master gland of the body because it control all the hormones of the other glands. It is oval in structure and attached to the hypothalamus of the brain, and size is about the seed of pea, and weight is about 0.5 gram in adults. And the contain two lobes, one is anterior and the second one is posterior. Anterior lobe secrete the following hormones. One was growth hormones, which increase the cell division of somatic cells and promote growth, and its secretion is more in childhood, while in normal in adult. It secretes if it is secreted in large amount during the early life stages, it result in disorder called gigantism, and while in under secretion it affect towards the dwarfism, in which a child body does not grow. And the second one hormone is thyroid stimulating hormones, control the development and secretion of the thyroid hormone thyroxine. And this thyroxine will study in next lecture inshallah. Adrenocorticotropic hormone acts on the cortic part of the adrenal gland to release the adrenal hormone. Luteinizing hormone needed to release egg cell from the ovary, and the female and male it stimulate testes to produce sperm cell or hormone, sex hormone. And the second one is posterior lobe, which secrete the following hormone: antidiuretic hormones, which affect the renal tubules to reabsorb large quantity of water from glomerular filtrate. And last one is oxytocin जो है oxytocin, its function is to contract uterus muscle during childbirth, and it also stimulate the flow of milk from breast during the lactation. It was all about the today lecture. If you have any query you may ask, and your home assignment is write a detailed note on chemical